Jai Sri Swaminarayan. SSCM School CBSC runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankuwa heartily welcomes you to this online education platform. Students of class 9, today we will continue our chapter number 2 in our economics subject of SST, that is people as resource, and this is the 5th part of this chapter. In our previous 4 videos we discussed about this chapter, about the human capital, and it is superior to other resources. यानी कि ह्यूमन कैपिटल ये क्या है, ये असेट हैं या लेबिलिटी है फॉर द कंट्री, एंड ह्यूमन कैपिटल जो है वो दूसरे जो भी रिसोर्स हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, वो था कि फिजिकल कैपिटल है या फिर वर्किंग कैपिटल है, लैंड, लेबर, व्हाटएवर जो भी दूसरे रिसोर्सेज हैं, उन सभी से ये ह्यूमन कैपिटल है वो उन सभी से क्या है, सुपीरियर है, ठीक है, उन सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल. ओके, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया था. फॉर ये ह्यूमन कैपिटल क्या है उसके बारे में भी डिस्कस किया था इन हमारे पहले जो फर्स्ट वीडियो थे उसके में. उसके बाद इन अवर सेकेंड वीडियो वी डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास. ओके, तो ये स्टोरी हमने डिस्कस की थी जो विलास और सकल की थी, और उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, क्या जिसने एजुकेशन लिया उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, जिसने एजुकेशन नहीं लिया उसकी लाइफ में क्या चेंजेस हैं, क्या कंडीशन हुई उनकी लाइफ में, और वो कंडीशन किस वजह से हुई. ओके, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ओके, इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड of education, training and health care gives a high returns in the production of the nation. Okay, तो जो भी एजुकेशन, फिर हम कह सकते हैं ट्रेनिंग और हेल्थ केयर है, यानी कि अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था. और यही बात हमको स्टोरी जो सकल और विलास की थी उसमें भी पता चलती है कि जो इंसान एजुकेशन लेता है, जिसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसकी लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस आते हैं, उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ हो जाती है. और जो इंसान एजुकेशन नहीं ले पाता बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उसका जो वो स्किल नहीं हो पाता, ठीक है, उसकी स्किल डेवलप नहीं हो पाती, उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या चेंज आते हैं, उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था. यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग है, हेल्थ केयर है, उससे क्या हमारे देश में फ़र्क पड़ता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने एक दूसरा पॉइंट देखा था जो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है मैन एंड वुमेन के द्वारा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था. ठीक है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ की जाती हैं. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि उन सभी एक्टिविटीज़ जो 3 अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन सभी को मेनली 3 सेक्टर में क्लासिफाइड किया गया है. जो 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, तो वो कौन से हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ठीक है, उन सभी में अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन, यानी कि लेबर हैं उनमें भी हम देखते हैं हर एक फैमिली में क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है एक्टिविटी के रिलेटेड, यानी कि कौन फैमिली में ये काम करेगा, कौन फैमिली में वो काम करेगा, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिवाइडेड की जाती है. जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि जो वुमेन्स हैं वो सब हाउस होल्ड वर्क्स देखती हैं, और जो मैंस हैं वो सब फील्ड वर्क जाते हैं, अपने कमाई करते हैं, वो पैसे कमाते हैं और फैमिली को चलाते हैं. ओके, सो दिस आर द डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन बेसिकली. ओके, देन वी ऑल्सो डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है उसके बारे में, वो किसके ऊपर डिपेंड्स होती है उसके बारे में भी डिस्कस किया था. उसी के अंदर एक सब पॉइंट था जो था कि एजुकेशन,
उसके बारे में भी हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया था इन अवर प्रीवियस वीडियो कि एजुकेशन किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या मायने रखता है, क्या इम्पोर्टेंट है एजुकेशन का किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था. सो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस chapter, that is people as resource. Okay, so in this video we are going to discuss about the importance of health. Okay, so new point is health, that is given in the page number 23 in your textbook of economics. So please student open your textbook, that is page number 23. The name of the point is health. So let us begin the reading and explanation of this point. So health, film maximum profit. Okay, so कोई भी फिल्म हो, okay, कोई भी फिल्म यानी कि प्राइवेट कोई भी पीडीएम जिसको हम कहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो, उसका गोल क्या होता है? तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, उसका एक ही गोल होता है. ठीक है, उसका गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैसे कमाए जाए, कैसे प्रॉफिट किया जाए, वो उसका मैक्सिमाइज गोल होगा. तो फिर अब क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक एनी फिल्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई प्राइवेट फिल्म है, ठीक है, कोई भी फिल्म है, वो ऐसे इंसान को रखेगा जो कि इल है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता जैसे कोई हेल्थी वर्कर करता हो? तो ऐसे वर्कर को कोई भी प्राइवेट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जॉब पर रखेगा? तो हम कह सकते हैं ना, नहीं रखेगा. कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? ठीक है, कोई अनहेल्थी इंसान को कोई जो भी व्यक्ति है उसको हम जॉब पर क्यों रखें? ठीक है, अगर वो हेल्थी वर्कर की तरह काम नहीं कर सकता तो कोई भी फिल्म उसको जॉब पर नहीं रखेगा. सो दिस इज द क्लियर फैक्ट. ओके, सो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर नो आएगा. सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल. ओके, सो किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन की हेल्थ उसको क्या दिखाती है, उसको क्या रियलाइज कराती है? उसकी पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसमें स्किल कितनी है, ओके, उसमें ताकत, उसमें पावर कितना है, वो उसको रियलाइज कराती है. एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस, यानी कि वो इलनेस है, उसकी जो बीमारी है, उसको जो भी डिसीज है, उसके आगे वो कितनी उसकी एबिलिटी है फाइट करने की, वो इलनेस से वो कितनी हद तक बच सकता है, उसकी हम कह सकते हैं कि हेल्थ कितनी अच्छी है. ठीक है, वो भी हमें रियलाइज कराता है, यानी कि एबिलिटी टू फाइट विथ इलनेस. सो he or she will not be able to maximize his her output to the overall growth of the organization. It means if a person is unhealthy, okay, and he is not able to work efficiently, then he or she was हम कह सकते was a liability for country, okay, particular country. यानी कि अगर कोई इंसान अनहेल्थी है तो वो किसी भी देश के लिए एक लिएबिलिटी है, किसी भी देश के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक खर्च साबित हो सकता है. इसीलिए तो वो इंसान ही और सी जो भी हम कह सकते हैं कि इल है, जो भी अनहेल्थी है, विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ग्रोथ में ज़्यादा आउटपुट नहीं दे सकेगा. ठीक है, उसकी आउटपुट नहीं बढ़ा सकेगा जो भी अनहेल्थी है. अगर ऐसे इंसान को कोई ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय करती है तो फिर क्या है? इंडीड, फिर भी हम कह सकते हैं इंडीड हेल्थ इज एन indispensable basis for realizing one's well-being. Okay, so health क्या है? ये एक अनिवार्य, indispensable, it means अनिवार्य क्या है? basis, एक बेस है for realizing one's well-being. किसी भी कंट्री या फिर किसी भी इंसान की सुखाकारी, well-being it means सुखाकारी के लिए, हैप्पीनेस को रियलाइज करने का एक क्या है? एक रास्ता है, एक हेल्थ, ये क्या है? एक अनिवार्य बेस है. हेल्थ की वजह से ही हमको पता चलेगा कि
कौन से देश में कितने लोग हैप्पी हैं, कितने लोग अनहैप्पी हैं, उसकी वेलबींग कितनी होगी, वो हमको पता चलेगा किसकी वजह से, उस देश की हेल्थ की कंडीशन की वजह से। नाउ हैंसफोर्थ, तभी से, जब से ये हमको पता चला है कि हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्या है, तभी से henceforth improvement in the health status of the population has been the priority of the country। तभी से हमको ये पता चला है कि the improvement in the health status of the population, यानी कि किसी भी देश की हेल्थ का जो स्टेटस है वो अपनी पॉपुलेशन का, वो क्या है, उसको इम्प्रूवमेंट करना है, एंड हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये जो इम्प्रूवमेंट करना है वो किसी भी कंट्री की एक प्रायोरिटी है, उस कंट्री की मेन एक्टिविटी है, उस कंट्री की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश की पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसको, हेल्थ स्टेटस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए, उसका हेल्थ स्टेटस बढ़ाया जाए। ठीक है, सो ओवर नेशनल पॉलिसी, यानी कि हमारे देश की नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सो ये क्या कहा जा रहा है इधर कि अवर नेशनल पॉलिसी, यानी कि हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो भी, उसका भी एक एम है। कौन सा एक एम है? टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, उसकी फैसिलिटी बढ़ाना, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस भी उसको भी इम्प्रूव करना, यानी कि जो हेल्थ स्टेटस है फैमिली का वेलफेयर, यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवार कल्याण, ठीक है, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस है, यानी कि पोषण शक्ति हमारे देश के बच्चों की, उसको एक्सेसिबल, उसके लिए फैसिलिटी ज़्यादा देना, विथ अ स्पेशल फोकस ऑन द अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि हमारी नेशनल पॉलिसी का एक ये भी एम है क्या, कि जो अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट है, यानी कि जो वंचित सेगमेंट, यानी कि ग्रुप्स हैं, ऐसे एरिया है जो वंचित, यानी कि बहुत ही पुअर कंडीशन, बहुत ही गरीब लोग हैं, वहाँ के लोगों का जो हेल्थ स्टेटस है उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उनके परिवार को वेलफेयर, यानी कि उसके परिवार के कल्याण के लिए, उनकी पोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक एम रखा गया है। उसके लिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा रही है। तो कौन से एरिया में? विथ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ अनप्रिविलेज्ड सेगमेंट, यानी कि जो ऐसी पॉपुलेशन है जो अनप्रिविलेज, यानी कि वंचित कहा जाता है जिसको, वैसी सेगमेंट, यानी कि वैसे एरियाज, वैसे कम्युनिटी के लिए ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ डेवलप्ड की जा रही हैं। वो भी एक एम रखा गया है हमारी नेशनल पॉलिसी में। ओवर द लास्ट 5 डिकेड्स, यानी कि पिछले 5 डिकेड्स, यानी कि 50 सालों में क्या हुआ है, इंडिया हैज़ बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत ने पिछले 50 सालों में बहुत ही बड़ा वास्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। किसके लिए? हेल्थ में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। यानी कि किस सेक्टर, इन तीनों जो एक्टिविटीज़ के सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के, उन तीनों सेक्टर में मैन पावर, यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव शक्ति, यानी कि मैन पावर, हमारा जो मैन पावर है उसको, उसमें भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। यानी कि हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उसकी स्किल, उसके एजुकेशन लेवल, उसकी हेल्थ, उसकी ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसी वजह से हमारा जो नेशनल ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा दर पर, यानी कि बहुत अच्छे रेट पर पहुंचा है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें मैन पावर बहुत ही डेवलप हुआ है। सो यहाँ पर एक टैब दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि दैस मेजर्स, यानी कि ये जो भी मेजर्स यहाँ पर दिए गए हैं, विच हैव बीन एडॉप्टेड, जो भी रखे गए हैं, किसके लिए?
किसी भी देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर हम कह सकते किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए जो भी मेजर्स रखे गए हैं हैव इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। ओके, सो ये जो सारे मेजर्स रखे गए हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, तो वो कौन से हैं? तो एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी हुई थी 2014 तक, कितनी थी? वो थी 68.3 ईयर्स इन एवरेज। ओके, सो हमारे देश का कोई एक इंसान एवरेज कितने साल तक जिएगा? 68.3 ईयर्स, यानी कि 68 ईयर तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई थी अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ ईयर 2014। ओके, 2014 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई थी। फिर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ओके, IMR जिसको कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी कि जो भी बच्चे किसी एक विस्तार में नए जन्मे हुए 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की उम्र होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये रेट कितना था? 147 था इन द ईयर 1951, यानी कि इन द ईयर 1951 में नए जन्मे हुए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में नए जन्मे हुए 1000 न्यू चिल्ड्रन, ओके, न्यू बर्थ में से वो जो नए 1000 बच्चे जिनका बर्थ हुआ है उनमें से 147 बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे, जिसकी डेथ हो जाती थी बिफोर 1 ईयर। ओके, तो इसको हम कहेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको शॉर्ट में IMR कहा जाता है। तो वो 2016 में, यानी कि इन 2016 में कम होकर कितना हो गया? सिर्फ 34 हो गया, यानी कि 1000 नए जन्मे हुए बच्चों में से 1951 में 147 न्यूबॉर्न बेबी डाइड हो जाते, डेथ हो जाती थी, लेकिन वो जो नंबर है वो कम होकर घट कर कितना पहुंच गया है 2016 में? सिर्फ 34। सो हम इसको क्या कह सकते हैं? एक डेवलपमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। नाउ इसके आगे क्या दिया गया है? क्रूड बर्थ रेट, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी भी एक हम कह सकते हैं कि सेक्टर में या फिर पार्ट में कितने बच्चे उनका बर्थ रेट क्या है, ठीक है, जिसको हम जन्म दर कहते हैं, ठीक है। क्रूड यानी कि बर्थ रेट क्या है, जन्म दर जिसको कहते हैं, वो कितना था? किसी भी एक पर्टिकुलर, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर टाइम में, जैसे कि 1 साल में किसी एरिया में कितने बच्चे जन्मते हैं, ओके, कितना जैसे कि जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो कितना हो गया है? कम हो गया है, ड्रॉप टू 20.4, ओके, 20.4% सिर्फ हो गया है किसी भी एक एरिया में, यानी कि कम हुआ है। जैसे ही एजुकेशन लेवल बढ़ता है वैसे ही बर्थ रेट घटता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बर्थ यानी कि बस्ती जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो हमारे देश के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन कई दफ़ा हम सोचते हैं उसको नेगेटिवली भी लिया जाता है। इसीलिए जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो अपने हैप्पी लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये जो लेवल है वो कम हुआ है, क्रूड बर्थ रेट्स वो हैव ड्रॉप टू 20.4% एंड डेथ रेट्स टू 64 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जितने टाइम में ये बर्थ रेट रखा गया है उतने ही टाइम में किसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बर्थ रेट है उसी जितना घटा है, उसी तरह से जो डेथ रेट था यानी कि मृत्यु दर था वो भी सिर्फ 6.4% हो गया है। So increase in life expectancy and improvement in child care are useful in accessing the future process of the progress of the country, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में जो बढ़ावा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और जो चाइल्ड केयर में यानी कि बच्चों की जो केयर की जाती है उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा,
तो हमको ये पता चलेगा कि फ्यूचर प्रोग्रेस कितना है किसी भी कंट्री का, वो कितना प्रोग्रेस कर सकेगी, द प्रोग्रेस लेवल किसी भी कंट्री का हमको पता चल सकता है इसकी वजह से। इंडिकेट ओके नाउ increase in longevity of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence। यानी कि जो लॉन्गविटी यानी कि किसी भी इंसान की लाइफ लॉन्ग है, दीर्घ आयु जिसको हम कहते हैं लॉन्गविटी, वो उससे क्या पता चलता है, इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो उससे हमको हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पता चलती है। reduction in infant mortality involves the protection of children from infection। यानी कि जो भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ठीक है, IMR, इसमें जो भी घटोतरी हुई है यानी कि जो कम हुआ है उसका जो डेथ रेट था, ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, वो कम हुआ है, वो हमें क्या सूचित करता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि बच्चों को जो इन्फेक्शन होते थे पहले, बहुत सारे डिजीज हो जाते थे बचपन में ही, उससे उनको अब प्रोटेक्शन मिलने लगा, ये हमें पता चलता है। एंड इंश्योरिंग द न्यूट्रिशनल ऑफ बोथ द मदर एंड चिल्ड्रन एंड चाइल्ड केयर। ओके, तो इससे हमें यह भी पता चलता है, इससे हम ये भी इंश्योर होते हैं कि बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, सो दिस टैब हमको कुछ नंबरिक डेटा देता है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस उसमें। एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज देयर इज अ टेबल दैट इज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स। यानी कि यहाँ पर एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है हमारे इंडिया का, जिसमें SC, PHC, CHC, तो SC यानी कि सब सेंटर्स, फिर PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एंड CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये जो तीनों जो भी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड वॉट एवर HC एंड CHC है, वो 2013 में उनकी कितनी संख्या थी, फिर 14 में, 15 में, 16 में और 17 में कितना बढ़ावा हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, उसका पूरा टेबल दिया गया है। कि देखिए, तो जो SC, PHC और CHC है, वो उनके संख्या कितनी थी 2013 में, तो वो थी 1,81,139। ओके, वो इतने सेंटर थे SC, PHC एंड CHC के। लेकिन अगर हम 2017 में देखें तो वो बढ़कर कितने हो गए हैं, 1,87,505 सेंटर्स। ओके, उसी तरह से डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल भी दी गई है। डिस्पेंसरीज इट मीन्स जो हम कहते हैं दवाखाने, ठीक है, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल केयर, यानी कि हम क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक्स, क्या कहा जाता है उनको, जो छोटे छोटे दवाखाने होते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स होते हैं, जो क्लिनिक्स, हाँ, तो वो क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स, बड़ी हॉस्पिटल्स, उनका कितनी है हमारे देश में, उसके नंबर्स दिए गए हैं। तो 2013 में थी 29,274 और वो बढ़कर 2017 में कितनी हो गई हैं, 17 में 31,641। उसी तरह से बेड्स, हमारे देश में कितने बेड्स हैं उसका नंबर दिया गया है हेल्थ सेंटर में, जो 2013 में 6,28,708 थे, वो बढ़कर 7,10,761 हो गए हैं। उसी तरह से रजिस्टर्ड डॉक्टर कितने हैं इन मेडिकल काउंसिल में, उसका भी नंबर दिया गया है, तो वो कितने हैं उसके बारे में भी बात की गई है, जो कि वो डेटा है वो कम होता गया है। वो हमको दिख रहा है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल 2013 में 45,106 थे, वो घटकर 17,982 हो गए हैं 2017 में। उसी की तरह से नर्सिंग पर्सनल है, यानी कि नर्स हैं, वो कितनी हैं, तो 2013 में कितनी थी, 23,44,241 थी, वो बढ़कर नर्सेस का जो रेट, जो भी नर्सेस हैं वो कितनी हो गई हैं, 28,78,182। सो आप ये टेबल देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी टेबल है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी किए गए हैं,
उसके बाद हम आगे देखते हैं. सो देर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज़. तो आज भी हमारे देश में, इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर ये सारी बेसिक फैसिलिटी आज भी अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ये जो सारी हमने बात की, SC, PHC, CHC, फिर डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, नर्सिंग या फिर बेड्स, ये आज भी कहीं ऐसी जगह हैं, कहीं ऐसे गांव हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन जो ये डेटा दिया गया उससे आज की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ही अच्छा कंडीशन हमारे देश में है. ठीक है, सो देर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री. यानी कि हमारे देश में मेडिकल कॉलेज कितनी है? सिर्फ 381. ठीक है, 381 ओनली. एंड उसी तरह से डेंटल कॉलेज कितनी है? 301 अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ दिस ईयर. ओके, 2017 तक का डेटा दिया गया है. ओके, जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलेज. यानी कि ये जो 4 स्टेट है उसी में ज़्यादा नंबर दिए गए हैं, उसी में ज़्यादातर कॉलेजेस, ये मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस लोकेटेड हैं. ओके, सो यहाँ पर एक अब एक्टिविटीज़ दी गई है. विजिट अ नियर हॉस्पिटल ईदर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स. यानी कि आपको अगर आप एक्टिविटीज़ करना चाहें तो आप आपकी नज़दीक के हॉस्पिटल में, या तो फिर कहीं जो भी वो फिर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ पर जाइए. डिस्पेंसरी भी हो तो भी चलेगा, और वहाँ पर ये जो डिटेल्स दी गई हैं, जो क्वेश्चंस है उसको फिलअप कीजिए. यानी कि ये जो क्वेश्चंस है उनको पूछिए और डिटेल्स कलेक्ट कीजिए. तो ये कौन से है? तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ. हाउ मैनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड. तो आप जिस हॉस्पिटल में जाते हो वहाँ पर बेड्स कितने हैं? ठीक है, बेड्स, उसको आपको उसकी डिटेल्स कलेक्ट करनी है. फिर हाउ मैनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल, वहाँ पर डॉक्टर्स कितने हैं. हाउ मैनी नर्सेस वर्क इन दैट हॉस्पिटल, वहाँ पर नर्स कितनी काम करती हैं. बिसाइड्स ट्राई टू गैदर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन. उसके अलावा दूसरी कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. हाउ मैनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर लोकेलिटी. ओके, सो आपके एरिया में हॉस्पिटल कितनी हैं उसके बारे में. एंड हाउ मैनी डिस्पेंसरीज आर देयर इन योर लोकेलिटी. तो डिस्पेंसरीज यानी कि जो छोटी क्लिनिक्स होती हैं वो कितने हैं उसके बारे में भी आपको डेटा कलेक्ट करना है. सो टुडे we will stop here. So I hope that you all are understood these points and which point we discuss in this video. I hope that you are clear to this, that is health and importance of health, of the quality of the population of any particular country. Okay, so I hope that you all are clear to these all points. We will discuss a new point, that is unemployment, in our next video. So still that, thank you so much. Jai Sri Swaminarayan.